तो एनसीईआरटी सारांश की सीरीज में लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक केमिस्ट्री का चैप्टर। कौन सा चैप्टर है ये? इसका नाम है बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 के बारे में पढ़ा जाता है। तो अगर NH2 1 से 6 तक का कॉन्फ़िगरेशन है तो पहली लाइन P1 बोरॉन फैमिली, P2 कार्बन फैमिली, P3 नाइट्रोजन फैमिली हाफ फिल्ड। ऑक्सीजन O2 बनाता है लेकिन सल्फर का H2 अनस्टेबल है, सल्फर S6 S8 बनाएगा। यहाँ तो चलो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, लेकिन F2 और Cl2 में Cl2 ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है या Cl सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। पीरियड में भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और डाउन द ग्रुप जाने पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्राइड अमोनिया, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्राइड HI। ऑक्सीजन की यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी रहती है। नेमिंग वही है, 3 हाइड्रोजन है। बोरॉन मैक्सिमम स्टेट में, दैट्स वजह से हम कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की ऑक्सो एसिड में। हेलोजन है तो +5, ध्यान रखना। हेलोजन को जब भी कहा गया मैक्सिमम तो +5, क्योंकि सब में इनर्ट पेयर काम करता है। ऑर्थो का डाइमर, डाइमर कैसे बनाएंगे? 2 OH को सामने रखो, H2O भगाओ, डाइमर बन गया। पॉलीमर कैसे बनाओगे? अगल बगल OH 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 सामने रखते जाओ, सारे OH OH सामने से H2O हटाओ, ऑक्सीजन जोड़ो, डाइमर से पॉलीमर बन गया। पूरी केमिस्ट्री में मैं कह सकता हूं अगर पी ब्लॉक को देखो तो सबसे बड़ा चैप्टर है। इतना बड़ा चैप्टर कि एनसीईआरटी को भी इस बात का अंदाजा लग गया, उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। So ZSM-5 is a very important zeolite which converts ethanol into artificial petrol। तो किसी भी एनायन को, किसी भी आयन को अगर तुम्हें डिस्प्लेस करना तो ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए चाहिए ऑक्सीडाइजिंग पावर। अमोनिया वहां पे काम करता है एज अ लाइगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, जाना माना फेमस कॉम्प्लेक्स। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा जाता है, यहां भी पढ़ा जाता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? तो एनसीईआरटी सारांश की सीरीज में लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक केमिस्ट्री का चैप्टर। कौन सा चैप्टर है ये? इसका नाम है बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत बच्चे इससे खौफ खाते हैं, कईयों के सपनों में आकर डराता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 के बारे में पढ़ा जाता है। बेसिक बातें हम करेंगे यहाँ पे, जैसे कि क्या क्या जनरल बातें, वरना देखो स्टेटमेंट वाइज तो बहुत कुछ है इसमें याद रखने का, रिएक्शन वाइज बहुत कुछ है याद करने का। क्या क्या जनरल बातें जो नीट एग्जाम में पूछी जाती है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है, यानी इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है NH2 NP1 से 6 तक। NH2 NP1 से 6 तक। तो अगर NH2 NP1 से 6 तक का कॉन्फ़िगरेशन है तो पहली लाइन P1 बोरॉन फैमिली, P2 कार्बन फैमिली, P3 नाइट्रोजन फैमिली हाफ फिल्ड, P4 ऑक्सीजन फैमिली, P5 हेलोजन फ्लोरीन फैमिली, P6 नोबल गैस फैमिली। यहां पे हीलियम मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हीलियम पी ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता है। हीलियम में 1s2 सिर्फ s इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम टेक्निकली s ब्लॉक का एलिमेंट है, पढ़ा पी ब्लॉक में नोबल फैमिली के साथ ही जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ बातें समझो अच्छे से, कि ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज समझनी है, कहां से कहां तक दिखा सकते हैं किस ग्रुप में। जैसे अगर पहले ग्रुप की बात करें तो क्योंकि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो -5 से +3 तक की ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकते हैं। कैसे? जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनमें तुम कितने ऐड कर सकते हो? 8 करने के लिए वो माइनस स्टेट, और कितने हटा सकते हो 0 करने के लिए वो प्लस स्टेट। तो मैक्सिमम मिनिमम निकाला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो -5 से +3 दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिखाएंगे, सकना और करना अलग अलग है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -4 से +4, ठीक है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -3 से +5, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 से +6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -1 से +7, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 0 से +8 तक की ऑक्सीडेशन नंबर दिखती है इन फैमिलीज में। अब हमेशा सेकंड पीरियड में तो देखो एनोमलिटी आती है, -3 दिखाता है। एनोमलिटी क्या क्या आती समझना ध्यान से। नेगेटिव स्टेट हमें नॉन मेटल में मिलती है। नेगेटिव किस में मिलती है? नॉन मेटल में। तो अगर बात की जाए ऑक्सीडेशन नंबर में, सो नेगेटिव स्टेट मिलती है नॉन मेटल्स में। पॉजिटिव यूजुअली, यानी नेगेटिव नॉन मेटल की स्टेबल होगी, पॉजिटिव मेटल की स्टेबल होगी। पॉजिटिव में भी एक होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी जिसमें
S और P के सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब वो ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें S और P के सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। और एक और मिलेगी कि बड़े एलिमेंट्स में जो नीचे की तरफ आते हैं उनमें F सबशेल आ जाती है 6th पीरियड में। तो F सबशेल, D सबशेल, इन सब की पुअर शील्डिंग की वजह से S के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें S के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व ना होते हुए दिखते हैं। S के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन से अलग रहने, कटने से लगते हैं। तो S के 2 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से हमें मैक्सिमम से 2 कम की ऑक्सीडेशन नंबर नीचे के एलिमेंट्स में दिखती है। मैक्सिमम से 2 कम की ऑक्सीडेशन नंबर नीचे के एलिमेंट में दिखती है। किसी भी ग्रुप में जब तुम नीचे जाओगे तो जो भी नेगेटिव स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि भाई नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। जो मैक्सिमम पॉजिटिव वाली है, जो पॉजिटिव में मैक्सिमम है, उसकी भी स्टेबिलिटी घट जाती है। उसकी भी स्टेबिलिटी क्यों घट जाती है? क्योंकि पॉजिटिव वाला नीचे जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएगा। और जो मैक्सिमम से 2 कम है, यानी इस बात को समझो कि मेटल पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं, मेटल पॉजिटिव तो दिखाना चाहता है, पॉजिटिव में मैक्सिमम नहीं दिखाना चाहता है। ऐसा नहीं कि तुम ये सोच लो कि भाई मेटल है पॉजिटिव दिखाएगा तो मैक्सिमम दिखाएगा, पॉजिटिव में जाना चाहता है बस वो। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज कार्बन फैमिली का ले लेता हूं। कार्बन फैमिली में अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन की +2 और +4 में मैक्सिमम 4 +2, तो कार्बन के लिए +4 ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर मैं लेड की बात कर लूं तो लेड के लिए +4 और +2 में +2 ज्यादा स्टेबल है। बाकी सब में देखो F सबशेल से पहले सब में मैक्सिमम ज्यादा स्टेबल होगी, मैक्सिमम से 2 कम से। सिर्फ आखिरी लाइन में 6th पीरियड में ऐसा होगा। तो कार्बन के लिए +2 वाला बदलना चाहेगा, +4 में ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो कार्बन फैमिली में +2 वाले हो जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट लेड को छोड़ के। बोरॉन फैमिली में +1 वाले नीचे थैलियम को छोड़ के रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। नाइट्रोजन फैमिली में +3 वाले नीचे बिस्मथ को छोड़कर रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में +4 वाला रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो जो भी +2 वाला है, मैक्सिमम से 2 कम वाला, वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ के। लेड के लिए क्योंकि +2 ज्यादा स्टेबल है तो +4 रिड्यूस होना चाहेगा, और रिड्यूस होने की वजह से +4 बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +4 बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ पाए? ये पहली बात हो जाती है। जैसे बिस्मथ +5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे कि Bi2O3 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, PbO2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, SO3 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। तो जो भी पॉजिटिव मैक्सिमम वाले हैं उनमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्यों आया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी कम दिखाते हैं और नीचे जाना चाहते हैं। तो बहुत सारी लाइन, बहुत सारे फैक्ट तुम इससे ध्यान रखोगे। अगली क्या बात ध्यान में रखनी है हमें? अगली क्या बात ध्यान में रखनी है वो ये क्या आ गया? हाँ ठीक है, वो ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम बात करेंगे बच्चों हाइड्राइड की, तो हाइड्राइड बनाए जाते हैं नॉन मेटल की नेगेटिव स्टेट में। मेनली पी ब्लॉक में नॉन मेटल है तो हम नेगेटिव स्टेट में बात करेंगे। जब भी हम बात करेंगे ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड या फिर हैलाइड, ये बनाते हैं एलिमेंट की पॉजिटिव स्टेट। एलिमेंट की पॉजिटिव स्टेट, यानी हाइड्राइड को समझने का तरीका अलग होगा जो जनरल पढ़े जाते हैं। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड को पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका अलग होगा। यहां पे हम पॉजिटिव स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, यहां पे नेगेटिव की। इनका एसिडिक कैरेक्टर अलग, इनका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर अलग होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या बातें समझ सकते हैं? जो भी मेटल्स हैं वो नेगेटिव में नहीं जाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम हमेशा +3 में जाता है, थैलियम +1 और +3 दोनों में जाएगा। थैलियम का +3 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। कार्बन से लेके सब +2 +4 माइनस, कार्बन सब दिखाता है, इसको यहां नहीं लिखते हैं, कार्बन हमें सब दिखाता है। ऑक्सीजन
नेगेटिव ही दिखाता है, पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ दिखाता है, फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाता है। ये कुछ एक्सेप्शनल बातें जो हमें पता होनी चाहिए। बिस्मथ +3 +5 सब दिखाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है तो एटम कैसा चाहिए? एटम ऐसा चाहिए ना जो इलेक्ट्रॉन खींच ले, अपने आप थोड़ी दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जाना है तो उसके लिए साथ में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, यानी जो भी हायर ऑक्सीडेशन नंबर है वो यूजुअली फ्लोरीन, ऑक्सीजन इन सबके साथ दिखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिस्मथ का +5 है तो वो BiF5 ही बनेगा, BiCl5 अनस्टेबल, PCl4 अनस्टेबल, PbCl4 अनस्टेबल, PbF4 फिर भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर हमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही देखने को मिलेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से बहुत सारी बातों के जवाब दिए जाते हैं, सेकेंड बात, स्पेशली नॉन मेटल के, देखो मेटल के तो ऑक्सीडेशन नंबर ही उसकी आयोनिक वैलेंसी है। तो मेटल को हटा दो, ये मेटल का सेक्शन है, इसको हटा दो, ठीक है, मैं मिटा नहीं पाया तो तुम मिटा दो। तो मेटल को हटा करके सोचे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसकी है? नॉन मेटल्स की। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। तो कोई भी सेकंड पीरियड का, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल कंडीशन में 3, मैक्सिमम में 4, मैक्सिमम वाला जो भी बनेगा वो खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन देके बनेगा। बोरॉन को अगर तुम देखते हो तो बोरॉन अनपेयर्ड 3 कर सकता है तो 3 बॉन्ड दिखा लेगा, खाली ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा तो चौथा बॉन्ड जब भी बोरॉन बनाएगा हमेशा माइनस स्टेट में बनाएगा। बोरॉन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है लेकिन मैक्सिमम बनाते लिए माइनस स्टेट में। एल्यूमिनियम 6 तक जा सकता है बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। सिलिकॉन 6 तक जा सकता है बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। फॉस्फोरस 6 तक जा सकता है बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। सल्फर 6 तक जा सकता है बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लोरीन तो 7 तक चला जाता है बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। आर्गन बनाता ही नहीं तो इसकी बात करेंगे नहीं। सेकेंड पीरियड वाला कार्बन नॉर्मली 4 बनाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बनाएगा, मैक्सिमम नॉर्मली 3, मैक्सिमम 4। सेकेंड पीरियड में 4 ही ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल नहीं होती है, एस और पी सबशेल है। किसी भी सेकेंड पीरियड में यही सिनेरियो 4 ऑर्बिटल का है, 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन नॉर्मली 2, 1 इलेक्ट्रॉन देके कभी कभी 3 भी बनाता हुआ दिखेगा। फ्लोरीन नॉर्मली 1 और इलेक्ट्रॉन देके कभी कभी 2 भी बनाता हुआ दिखेगा, लेकिन जब भी ये 2 मैक्सिमम में जाएंगे इलेक्ट्रॉन देके बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसी वजह से फ्लोरीन के अंदर तो ये टेंडेंसी सबसे कम होगी, फ्लोरीन के अंदर ये टेंडेंसी सबसे कम होगी। सिग्मा बॉन्ड की बात कर लेते हैं। यहां पे नीचे जाने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्योंकि बड़ा एटम अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो जब भी हम नीचे जाएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ यूजुअली घटेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ यूजुअली घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि नीचे जाने पर बड़ा एटम है, बड़े एटम की ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी, बड़े एटम की ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी। पहले तो ये बात समझो। दूसरी बात, अगर तुम चाहते हो पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड तभी बन पाएगा जब कम से कम एक एटम तो छोटा हो, क्योंकि अगर एक भी एटम छोटा नहीं हुआ तो पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। बड़े एटम पाई के लिए साइड वाइज इफेक्टिव ओवरलैपिंग तो नहीं कर पाएंगे, साइड वाइज इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। तो पाई बॉन्ड के लिए हमें कम से कम एक एटम चाहिए जो किस पीरियड का हो? सेकेंड पीरियड का। कौन सा? सेकेंड पीरियड का। अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा बॉन्ड में अगर हम बात कर ले यहां पे तो नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड कमजोर है फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड कमजोर है सल्फर से, फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड कमजोर है क्लोरीन से।
क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आता है। इनके छोटे साइज की वजह से बॉन्ड बनना तो मजबूत चाहिए, बट छोटे साइज की वजह से रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे तुमने बहुत सारे क्वेश्चन सुने देखे होंगे कि नाइट्रोजन N2 बनाता है पाई बॉन्ड की मदद से, फास्फोरस P2 नहीं बना सकता है, फास्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। ऑक्सीजन O2 बनाता है, लेकिन सल्फर का S2 अनस्टेबल है, सल्फर S6 S8 बनाएगा। यहां तो चलो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, लेकिन F2 और Cl2 में Cl2 ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है, या Cl सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा बोरॉन की इस फैमिली में, डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, यहां लोन पेयर का कोई बात नहीं। कार्बन फैमिली में हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कार्बन की सबसे ज्यादा है, अभी भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। बट यहां पे कैटिनेशन फास्फोरस की ज्यादा, चाहो तो इस बात को लिख लेना, यहां पे कैटिनेशन फास्फोरस की ज्यादा, यहां पे कैटिनेशन सल्फर की ज्यादा, यहां पे कैटिनेशन क्लोरीन की ज्यादा। कैटिनेशन का मतलब खुद से ही बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, खुद से ही बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। इधर वाले जो हैं मेटल, वो बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड, एंड आयोनिक वैलेंसी कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ी है +2 +4, वही इनके आयोनिक कंपाउंड की बारे में बातें बताएगा, आयोनिक कंपाउंड के बारे में बातें बताएगा। अब यहीं पे अगर हम बात करें हाइड्राइड, तो हाइड्राइड किससे बनते हैं? मेटल की, नॉन मेटल की नेगेटिव स्टेट में। बिस्मथ बना, बोरॉन बनाएगा BH3 -4, मिनिमम नेगेटिव में चले जाओ, मिनिमम नेगेटिव में चले जाओ। लेड क्या बनाना चाहेगा? चलो बना देते हैं, वैसे बनाता नहीं है लेकिन बना देते हैं। मिनिमम नेगेटिव में चले जाओ, मिनिमम नेगेटिव में चले जाओ, हाइड्राइड बन गया, बहुत आसान। वाटर H2S H2Se H2Te, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, चलो उसको छोड़ देते हैं। HF HCl HBr, ये 2 बार Cl क्यों आ गया? यहां पे आयोडीन होगा, यहां पे एस्टेटीन होगा। पीछे भी ऐसा था क्या 2 बार Cl? अच्छा यहां पे Cl आ गया सब में, एस्टेटीन आयोडीन। आयोडीन और एस्टेटीन, यहां भी सही कर देते हैं, यहां था ही नहीं, ठीक है बढ़िया, यहां भी आयोडीन और एस्टेटीन। इसीलिए कहते हैं कॉपी पेस्ट नहीं किया करो, इसीलिए कहते हैं कॉपी पेस्ट मत किया करो समझाने के लिए, ठीक है बात। तो ये हो गया हमारे हाइड्राइड। नोबल फैमिली की बात तो हमेशा अलग से करेंगे। अब काम की बात सुनो, सारे हाइड्राइड बन रहे हैं नेगेटिव मिनिमम स्टेट में, हाइड्रोजन सब में है पॉजिटिव। तो सबसे पहले जो हम ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले जो ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं डाउन द पीरियड, डाउन द ग्रुप, कि ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होगा। ध्यान से समझना सारी बातें, एक बार समझ ले, इस पर क्वेश्चन तुम्हें मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर हम सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे नेगेटिव स्टेट की स्टेबिलिटी घट रही है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो नेगेटिव स्टेट में बन रहा है। अब नेगेटिव स्टेट में अगर बन रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी नीचे जाने पे? तो पहला पॉइंट कि नीचे की तरफ अगर गए, अगर तुम ज्यादा नीचे गिर गए तो स्टेबिलिटी तो कम हो ही जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जितने भी हाइड्राइड है डाउन द ग्रुप सबकी स्टेबिलिटी घटती है, स्पेशली कोवेलेंट। अब अगर स्टेबिलिटी घटेगी तो माइनस वाला क्या चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ जाना। माइनस वाला क्या चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ जाना। जैसे मैं तुम्हें यहां पे समझा दूं, बिस्मथ के अंदर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी है पॉजिटिव में जाने की। तो सेकंड पॉइंट ये आता है कि वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो इसीलिए नीचे जाने पे जो रिड्यूसिंग पावर है, जो रेड पावर है, लाल शक्ति, तो नीचे जाने पे लाल शक्ति, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। यानी अगर ग्रुप 15 में बात करो, देखो हाइड्राइड मेनली पढ़े जाते हैं 15 में, ग्रुप 15 में बात करो तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नीचे किसका है? बिस्मथ का। 16 में टेलोराइड का, 17 में आयोडाइड का। तीसरी बात करते हैं कि अगर हम ये देखते हैं तो नीचे जाने पे क्योंकि बॉन्ड कमजोर होता है तो आसानी से H+ दे देगा, तो नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे वो भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से
सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से हमें बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता हुआ मिलेगा। अब तुम्हें यहां पे एक्सेप्शन दिखेगा कि यहां पे H बॉन्डिंग हो सकती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया, वाटर, फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई। अमोनिया जम करके थर्ड हाईएस्ट, वाटर जम करके सेकंड हाईएस्ट, HF जम करके फर्स्ट हाईएस्ट। तो ऐसे याद रख सकते हो, थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट, थर्ड स्ट्रेंथ, सेकंड स्ट्रेंथ, फर्स्ट स्ट्रेंथ। तो ये हमें यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन भी दिखेगा। ध्यान रखना, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का, फॉलोड बाय HI, H2O फॉलोड बाय H2TE, BiH3, SbH3, देन अमोनिया। अमोनिया बीच में आएगा आर्सेनिक और एंटीमनी के। अगली बात, जितने भी हम 15, 16, 17 देखते हैं लोन पेयर की वजह से, सबके सब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहलाते हैं। इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट पूरा होने के बाद। 14 वाले इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कहलाते हैं और 13 वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कहलाते हैं। 13 वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कहलाते हैं। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं BH3 के बारे में। बिकॉज BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास खाली ऑर्बिटल है और कोई भी इसी की मदद करने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है जो इसकी मदद कर सके। तो क्या होने वाला है यहां पे, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन है यारो। तो BH3 के केस में जो हाइड्रोजन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन दोनों बोरॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन दो ही हैं, बट अब ये दो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ने भी शेयर कर ले, ताकि उसको भी एहसास हो कि उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। और इसी तरह इधर वाले हाइड्रोजन को भी दोनों बोरॉन एटम शेयर कर लेते हैं। तो ये यहां पे एक स्पेशल बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर या 2 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नॉर्मल बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2e बॉन्ड। जैसे जो टर्मिनल चारों BH बॉन्ड है, दोज आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन जो बीच वाला बॉन्ड है, ब्रिजिंग बॉन्ड, दैट इज अवर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जिसको हम शॉर्ट में प्यार से बनाना बॉन्ड या बेंट बॉन्ड भी बुलाते हैं। केला बॉन्ड, बनाना बॉन्ड या बेंट बॉन्ड भी बुलाते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो कैसा है, लुविस एसिड। तो बोरॉन का हाइड्राइड लुविस एसिड है। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच है वो कैसे है, वो यूजुअली बिहेव करेंगे एज लुविस बेस, एज लुविस बेस। और अगर तुम आगे जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, तो हाइड्राइड के लिए अलोंग द पीरियड ऑल्सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। पीरियड में भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और डाउन द ग्रुप जाने पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्राइड अमोनिया, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्राइड HI। अमोनिया, वाटर, HF में ज्यादा एसिडिक HF, HCl, HBr, HI में ज्यादा एसिडिक HI। तो हाइड्राइड के बारे में ये अलग हाइड्राइड है इलेक्ट्रॉन रिच, ये अलग हाइड्राइड है, ये अलग है। बोरॉन के हाइड्राइड के बारे में क्या याद रखना, उसकी बनाना बॉन्डिंग। इधर के बारे में क्या याद रखना, ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट। बॉन्ड एंगल भी बनता है, बॉन्ड एंगल के लिए नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग से सोच सकते हो, आंसर सही आएगा। तो ये 4-5 बातें हमें हाइड्राइड के बारे में समझ के ध्यान रखनी है। ऑक्साइड के लिए बिहेवियर अलग, हाइड्राइड के लिए बिहेवियर अलग। अगला समझेंगे ऑक्साइड को। तो ऑक्साइड बनते हैं पॉजिटिव स्टेट में, राइट। तो ऑक्साइड में क्या होगा, B2O3, Al2O3, नीचे तक आओगे तो Tl2O भी मिलेगा और Tl2O3 भी मिलेगा, +1 और +3। तो नॉर्मली हम ऑक्साइड 2 स्टेट में पढ़ते हैं। कौन कौन से 2 स्टेट, एक मैक्सिमम और मैक्सिमम से 2 कम। मैक्सिमम वाला और मैक्सिमम से 2 कम वाला बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट।
मैक्सिमम वाला नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग होंगे, नीचे वाले सारे के सारे मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग होंगे। कार्बन CO भी बनाएगा, CO2 भी बनाएगा, सिलिकॉन SiO भी बनाएगा, SiO2 भी बनाएगा, GeO भी बनाएगा, GeO2 भी बनाएगा, SNO भी बनाएगा, SNO2 भी बनाएगा, PbO भी बनाएगा और PbO2 भी बनाएगा। PbO2 ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। नाइट्रोजन के तो बहुत सारे बनेंगे, इसको तो अलग से देखेंगे। फॉस्फोरस +3 में भी बनाएगा और +5 में भी बनाएगा, ऐसे बाकी सब। सल्फर, हेलोजन फैमिली बहुत सारे बनाएगा, इसका भी अलग से देखेंगे। जेनॉन भी बहुत सारे बनाता है। तो ऑक्साइड के लिए जब भी सोचा जाएगा, कैसे सोचा जाएगा? बाय पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। सारे ऑक्साइड बनते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है ऑक्साइड के बारे में? सबसे पहले, वाह क्या सीधी लाइन आई है एक बार में। तुम भी सीधी आ जाओ। नहीं, तुम नहीं आए। ठीक है, देखो पॉजिटिव के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड के लिए, अलोंग द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, बेसिक मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। कार्बन का एक ऑक्साइड न्यूट्रल है, नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, बाकी सारे कोई भी न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जनाबे अली ने बेकार गाए सब पंजाबी सॉन्ग। सो जनाबे अली ने बेकार गाए सब पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली ने बेकार गाए सब पंजाबी सॉन्ग। ये सारे हो गए बच्चों हमारे एम्फोटेरिक। आर्सेनिक भी वैसे एम्फोटेरिक मान सकते हो। इनके ऊपर वाले एसिडिक, इनके नीचे वाले बेस। समझ पाए? ऊपर वाला नॉन मेटल, तो इनके ऊपर वाले एसिडिक, इधर वाले बेसिक। सिलिकॉन का ऑक्साइड एसिडिक, फास्फोरस आर्सेनिक का एसिडिक, बिस्मथ का बेसिक, मेटल का ऑक्साइड बेसिक 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 बेसिक। तो ये ऑक्साइड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हमें ध्यान रखनी है। कोई भी ऑक्साइड अगर पानी में मिलाया जाता, किसमें? पानी में मिलाया जाएगा, अगर वो ऑक्साइड एसिडिक है तो बना देगा उसी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सो एसिड, उसी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सो एसिड। और अगर हम किसी भी बेसिक ऑक्साइड को ले लें, बेसिक ऑक्साइड, इसको अगर पानी में मिला दें, कहां मिला दें? पानी में, तो ये बना देगा उसी ऑक्सीडेशन नंबर का बेस। एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस, इंडियम InOH होल थ्राइस, CO2 H2CO3। तो यहां पे तुम्हें ऑक्सो एसिड के सारे नाम फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऑक्सो एसिड के लिए बता दूं नेमिंग, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो एसिड का नेम होता है एंड सफिक्स इक एसिड, और उसके एनायन के नेम का सफिक्स होता है 8। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से 2 कम है तो ऑक्सो एसिड का नाम होता है अस एसिड, और उसके एनायन का नाम होता है आइट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से 4 कम है, मैक्सिमम से 4 कम है, तो उसके सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स भी लग जाता है हाइपो अस एसिड, हाइपो आइट। हेलोजेंस के लिए हम मान के चलते हैं कि जो केमिकल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, केमिकल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +5। सो हेलोजन की नेमिंग में हमेशा +5 को, नेमिंग में, रिएक्शन में हमेशा कंसीडर करते हैं कि जो +5 है दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो +5 वाले को क्लोरिक एसिड, सपोज क्लोरेट कहा जाएगा। तो अगर हेलोजन के लिए, स्पेसिफिकली हेलोजन के लिए मैक्सिमम से 2 ज्यादा की ऑक्सीडेशन नंबर है, तो पर के साथ पर लग जाता है शुरुआत में, पर इक एसिड, यानी +7 वाले सपोज आयोडीन है, पर आयोडिक एसिड, एंड एनायन में लग जाएगा पर 8।
पर आयोडेट, पर क्लोरेट, इस तरह से एसिड और उसका एनायन, कॉन्जुगेट एनायन। अगर किसी एसिड के फॉर्मूले में 3 हाइड्रोजन आते हैं तो ऐसे एसिड को कहते हैं ऑर्थो एसिड। ऑर्थो एसिड, ऑर्थो को डबल कर दो और एक पानी निकाल दो, ऑर्थो को डबल करके पानी को भगा दो, तो ऐसे एसिड को बोलते हैं पायरो एसिड। क्या बोलते हैं? पायरो एसिड। तो अलग अलग हम ऑक्सो एसिड की बातें करेंगे, ऑक्सो एसिड के बारे में चीजें समझेंगे, ऑक्सो एसिड को सुनेंगे, जानेंगे कि ऑक्सो एसिड कैसे काम करता है। अगर इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़े, ऑक्साइड में ही, ऑक्साइड में तो कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है, उनको समझ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, या चलो पहले छोटा वाला बना लेते हैं, फास्फोरस का ऑक्साइड। 2 है, कौन कौन से? P4O6, P4O10। क्या करो, 4 फास्फोरस बना लो, 4 फास्फोरस बना लो, ठीक है। 4 फास्फोरस बनाए। अब इन चारों के बीच में ऑक्सीजन के ब्रिज लगा दो, ऑक्सीजन के ब्रिज। क्या लगाया? ऑक्सीजन का ब्रिज लगा दिया। सब में जितने भी लगा सकते हो, कोई पेयर ना बचे, कोई भी फास्फोरस एटम छूट ना पाए। जैसे यहां पे देखो, इनके बीच में भी तो लगा सकते हैं और इनके बीच में भी लगा सकते हैं, तो टोटल 6 ऑक्सीजन के ब्रिज आ सकते हैं 4 फास्फोरस एटम के बीच में। कितने ब्रिज आएंगे? 6। इसी तरह यहां भी 6 ब्रिज आ गए। P4O6 का तो हो गया काम तमाम, P4O6 का तो काम तमाम हो गया। यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O, और यहां भी आ गया डबल बॉन्ड O। तो P4O10 में 4 पाई बॉन्ड है, क्योंकि सारे फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो सारे पाई बॉन्ड p पाई d पाई है। यहां पे सारे फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। क्लियर इतनी बात? ये समझ में आया? फास्फोरस के बाद किसको देख लेते हैं? फास्फोरस के बाद देख लेते हैं सल्फर की। सल्फर बनाता है SO2 और SO3। SO2 और SO3 सिंपल एनालिसिस कर लो, वेस्पर थ्योरी लगा लो। SO2 के पास लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो एक p पाई है और एक p पाई d पाई है, क्योंकि एक p ऑर्बिटल है सल्फर के पास जो पाई बॉन्ड बना सके। SO3 में तीनों डबल बॉन्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ट्राइगोनल, प्लेनर, बेंट शेप। यहां भी क्योंकि एक बची है तो एक है p पाई कोई सा भी रेजोनेंस है, और बचे हुए 2 हैं p पाई d पाई। बचे हुए 2 क्या है? t पाई p पाई। क्योंकि रेजोनेंस है दोनों में, बदल सकता है p पाई d पाई नेचर, तो इन दोनों में स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, यानी सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, सारे एंगल सिमिलर है। दोनों के स्ट्रक्चर कैसे? सिमेट्रिकल। दोनों के दोनों क्या है? एसिडिक। एक +4 का एसिडिक, एक +6 का एसिडिक, एक +4 और एक +6। अगली बात कर ले नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये प्लस ये माइनस, रेजोनेंस हो सकता है, यहां ट्रिपल यहां सिंगल। नाइट्रोजन का NO2 विच इज पैरामैग्नेटिक। नाइट्रोजन का NO जो NO2 की तरह ही पैरामैग्नेटिक है। NO और NO2 के स्ट्रक्चर को जोड़ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से, NO और NO2 के स्ट्रक्चर को जोड़ दो तो ये बन गया N2O3। 2 NO2 डाइमराइज कर जाए, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2 NO2 डाइमराइज करता है, ये बन गया N2O4। और इसी N2O4 में अगर बीच में आ जाए N2O5, N2O5 पे क्वेश्चन ये भी आता है कि यहां पे ऑल्दो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, लेकिन यहां पे कोवैलेंसी 4 ही है। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, +5 में जा सकता है, लेकिन +5 में 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। बॉन्ड वो 4 ही बनाएगा, बॉन्ड बच्चों वो 4 ही बनाएगा।
N2O5, N2O4, NO2, दोनों के दोनों मोनोमर डाइमर का खेल है, अनपेयर्ड पेयर्ड। तो NO2 डाइमराइज कहा जाता है अपने पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। +3 में, +2 में, ऐसे करके हमें अलग अलग मिलेंगे। यहां पे वैसे अगर N2O3 में मैं बोलूं तो दोनों +3 में नहीं है, एक +2 में है, एक +3 में है, ये +4 में है, ये +2 में है। इसीलिए ऐसे ऑक्साइड को मिक्स्ड ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे ऑक्साइड को मिक्स ऑक्साइड कहा जाता है। NO2 है ब्राउन कलर की गैस, CCBBCC, CCBBCC, बीच वाले दो हैं ब्लू और ब्राउन, बाकी सब कलरलेस। CCBBCC, ऑक्सीडेशन नंबर के ऑर्डर में याद करो, CCBBCC, दो ब्लू और ब्राउन, बाकी सब कलरलेस। ब्लू ब्राउन कौन से? +4 और +3 वाला, +4 और +3 वाला। ये दोनों न्यूट्रल, बाकी एसिडिक, सबके सब एसिडिक। इसको पानी मिलाओगे नाइट्रिक एसिड, इसको पानी मिलाओगे नाइट्रिक एसिड +NO, इसको पानी मिलाओगे सेम चीज, इसको पानी मिलाओगे नाइट्रस एसिड, +3 वाला पानी में जाएगा +3 वाला एसिड, +5 वाला पानी में जाएगा +5 वाला एसिड। यहां पे स्ट्रक्चर में अगर बात करें, रेजोनेंस होगा, बाहर वाले सारे बॉन्ड इक्वल, बाहर वाले सारे बॉन्ड इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो जहां भी रेजोनेंस है वहां रेजोनेंस पे ध्यान देना है। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना है, कितने लोन पेयर है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड एंगल एक्सेप्शनली ज्यादा है, बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा है। तो कभी कभी इनके बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के भी क्वेश्चन आते हैं, और ये बाकी सारे NO2 के ही डेरिवेटिव है। NO2 की मदद से ही ये तीनों बने, तो इनके बॉन्ड एंगल भी 120 से ज्यादा मिलेंगे, 120 से ज्यादा मिलेंगे। तो ये बात हुई नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। अब अगर बात कर लें हेलोजेंस के ऑक्साइड, हेलोजन बहुत सारे बनाता है। H2O7, तो पहले तो क्या करो कि यहीं से एक एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कम करते जाओ, एक एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कम करते जाओ, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह लोन पेयर लगाते जाओ। +7 में एक ऑक्सीजन कम किया दोनों तरफ से, +5 में +5, एक और ऑक्सीजन दोनों तरफ से कम किया, एक और लोन पेयर बढ़ा दिया। सबके सब टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना आता है ना सबको, और एक और हेलोजन कम किया तो तीनों आगे लोन पेयर। H2O +1 का एसिड देगा, H2O3 +3, H2O5 +5 एंड H2O7 +7। इसी तरह एक बनता है XO3, 6 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेलोजन के जितने भी इवन नंबर वाले हैं वो सब पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक ध्यान रखना कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन के 2, NO, NO2, हेलोजन के इवन नंबर वाले सारे। वही सेम काम, एक एक हेलोजन कम करते जाए, एक एक ऑक्सीजन का हटाते जाएंगे, लोन पेयर बढ़ाते जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके पास रहेगा। तो +4, +2 और +6 के, तो ये सारे हो गए हेलोजन के अलग अलग ऑक्साइड। इनमें जब भी सोचेंगे +5 की स्टेबिलिटी सोचेंगे या पॉजिटिव स्टेट की स्टेबिलिटी सोचेंगे, ऑक्साइड को जब भी समझा जाएगा, ऑक्साइड को जब भी समझा जाएगा। देन आते हैं ऑक्सो एसिड, ऑक्साइड ही ऑक्सो एसिड देते हैं। तो अगर नाइट्रोजन की बात कर लें, पहले बोरॉन की कर लें। बोरॉन का ऑक्सो एसिड है BOH होल थ्राइस, बोरिक एसिड। Boric acid, which is Lewis acid, it is not an Arrhenius acid, monobasic,
एक ही H प्लस दे नहीं सकता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये H प्लस देने वाला एसिड नहीं। तो इस पर क्वेश्चन यही सब आते हैं कि बोरिक एसिड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये H प्लस दे नहीं सकता, ये क्या कर सकता है, ये OH माइनस ले सकता है। तो जब तक ये OH माइनस नहीं ले रहा है, ऑक्सीजन की यहां पे बैक बॉन्डिंग भी रहती है। ऑक्सीजन की यहां पे बैक बॉन्डिंग भी रहती है। नेमिंग वही है, 3 हाइड्रोजन है, बोरॉन मैक्सिमम स्टेट में, दैट्स वाई से हम कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या कहते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है बात, क्या कहते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। और तो और इसकी जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन है, यानी जब भी ये किसी बेस या पानी से रिएक्ट करेगा हमेशा बोरेट आयन बनाएगा। तो तुम्हें किसी भी ऑक्सो एसिड की रिएक्शन कभी चाहिए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए वो H प्लस देने वाला एसिड है या OH माइनस लेने वाला एसिड है, उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाएगा। क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है बात। अगला अगर समझे, कार्बन के देख लेते हैं, कार्बन के ऑक्सो एसिड देख लेते हैं। कार्बन का एक ही है कार्बोनिक एसिड, नॉर्मल आर्हीनियस एसिड। अगर कार्बोनिक एसिड एक्सेस में है तो ये बाइकार्बोनेट सॉल्ट बनाएगा, अगर कार्बोनिक एसिड कम अमाउंट में है तो ये कार्बोनेट सॉल्ट बनाएगा। एंड कार्बोनिक एसिड बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बोरिक एसिड बेसिकली क्या है, अगर हम बोरॉन के ऑक्साइड को पानी मिला दें +3 का ऑक्साइड +3 का एसिड, तो ये बेसिकली बोरिक एनहाइड्राइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोरिक एनहाइड्राइड। ऐसे कार्बोनिक एसिड क्या है, CO2 प्लस पानी, सोडा वाटर। तो जिस स्टेट का ऑक्साइड है उसी स्टेट का एसिड बनेगा, ये सोडा वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सोडा वाटर। क्लियर बात। तो अगर कार्बोनिक एसिड ज्यादा है तो कम H प्लस देने की जरूरत है, H प्लस कम से काम चल जाएगा। लेकिन अगर कार्बोनिक एसिड कम है तो H प्लस ज्यादा देना पड़ेगा। यानी क्या समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी जो S ब्लॉक से जुड़ेगी कि जब भी कार्बोनिक एसिड एक्सेस में होगा उसको अपने कम H प्लस देने पड़ेंगे। जरूरत ही क्या है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सब एक एक काम करेंगे। तो कार्बोनिक एसिड अगर एक्सेस में है तो बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड अगर लिमिटेड अमाउंट में है तो कार्बोनेट सॉल्ट। तो जो भी एसिड कई सारे सॉल्ट बनाते हैं, हमेशा ये बात समझ लो कि अगर एसिड एक्सेस में है तो सबको सारे H प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों इतनी मेहनत करें, सब एक एक दे रहे, मजे में है। तो जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं, जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं, अगर तुमने गर्म किया, अगर तुमने इनको आग पे रखा तो ये खलबला जाएंगे, गैस को इवॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही तुमने इसको गर्म किया ये अपना एक्स्ट्रा CO2 इवॉल्व कर देंगे और CO2 इवॉल्व करके बदल जाएंगे कार्बोनेट सॉल्ट में। किसमें बदल जाएंगे, कार्बोनेट सॉल्ट में। और अगर तुमने कार्बोनेट को ज्यादा गर्म किया, सभी के सभी अल्कली मेटल्स को छोड़ के, अल्कली मेटल में भी लिथियम नहीं आता है, तो लिथियम के अलावा बाकी सभी अल्कली मेटल्स को छोड़ के अगर तुमने कार्बोनेट को गर्म किया तो वो बदल जाएगा ऑक्साइड और CO2 में, ऑक्साइड और CO2 में। अगर ऑक्साइड कम रिएक्टिव मेटल का, बहुत काम का ये फ्लो है, एक डायग्राम 50,000 रिएक्शन। तो अगर तुमने ऑक्साइड को गर्म किया तो वो मेटल जो कम रिएक्टिव है, जैसे हम मेटलर्जी में बात करते हैं, सिल्वर, मरकरी एक्सेट्रा, ये बदल जाएंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन में। तो कब गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है वो समझा जा सकता है, कब गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है वो समझा जा सकता है। सारे बाइकार्बोनेट गर्म करके कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है, सारे कार्बोनेट गर्म करने पे ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी आयोनिक कैरेक्टर से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर तुमने ऑक्साइड को CO2 दिया तो बेसिक ऑक्साइड CO2 लेके कार्बोनेट सॉल्ट बनाएगा, और ज्यादा CO2 दे दिया, किसी भी कार्बोनेट सॉल्ट को CO2 दो
तो वो हमेशा किसमें बदलेगा? बाइकार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 बाइकार्बोनेट। तो जिनके भी बाइकार्बोनेट अनस्टेबल हैं, जैसे किसके अनस्टेबल हैं? बेरिलियम के, लिथियम के, ये सब अनस्टेबल हैं। जिनके भी कार्बोनेट अनस्टेबल हैं उनको हम CO2 के एटमॉस्फेयर में रखते हैं। कहां पे रखते हैं? CO2 के एटमॉस्फेयर में, ताकि उनको CO2 देंगे तो रिएक्शन इधर की तरफ शिफ्टेड रहेगी। CO2 बढ़ा के रखेंगे तो रिएक्शन इधर की तरफ शिफ्टेड रहेगी। CO2 को घटाने की कोशिश करेंगे, रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो कार्बोनिक एसिड एस ब्लॉक में बहुत यूज होने वाला एसिड है, इसलिए बात बताई कि कार्बन का एक ही एसिड पढ़ा जाता है कार्बोनिक। एंड कार्बोनिक एसिड दो टाइप के सॉल्ट बनाता है, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। ये ध्यान रखो, बाइकार्बोनेट ज्यादा CO2 का सॉल्ट है और कम कार्बोनेट, कम CO2 का सॉल्ट कार्बोनेट है। गर्म करने से गैस इवॉल्व होगी, गैस दोगे तो गैस बढ़ेगी। क्लियर बात? चलो अगला समझते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 3 बनाता है, हाइपोनाइट्रस जो डाइमरिक होता है, नाइट्रस एंड नाइट्रिक। अच्छा एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड। अगर मैं बात करूं नाइट्रस हाइपोनाइट्रस की, तो N और N के बीच में डबल बॉन्ड, लीनियर स्ट्रक्चर, दिस इज हाइपोनाइट्रस, नॉट लीनियर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बेंट स्ट्रक्चर। हाइपोनाइट्रस और नाइट्रिक एसिड ज्यादातर मोनो बेसिक एसिड होते हैं, एक H+ देते हैं। इनकी रिएक्शन में कुछ खास बात नहीं, ये नाइट्राइट सॉल्ट बनाएगा, तो इसके एनायन को बोलते हैं नाइट्राइट और इसके एनायन को बोलते हैं नाइट्रेट। इसके एनायन को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। यहीं पे बता दूं कि अगर तुम्हारे पास नाइट्रेट के सॉल्ट हैं, किसके? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी अल्कली मेटल में लिथियम को छोड़ के, क्योंकि लिथियम क्या है? एनोमलस बिहेवियर। तो सारे नाइट्रेट सॉल्ट गर्म करने पे नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं बाय इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, बाय इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। और अगर तुम्हारे पास बाकी किसी का नाइट्राइट सॉल्ट है, गर्म करने पे कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में बाय इवोल्यूशन ऑफ पैरामैग्नेटिक NO2 एंड पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन। ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस है। लिथियम नाइट्रेट, लिथियम ऑक्साइड, NO2 ऑक्सीजन, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रेट सॉल्ट की रिएक्शन रहती है। सारे के सारे नाइट्रेट सॉल्ट, सारे के सारे नाइट्रेट सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल, सारे के सारे नाइट्रेट सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल, सबके सब पानी में घुलनशील होते हैं, इसीलिए ज्यादातर हमें वाटर के अंदर सोल्यूशन मिलता है। सो ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। ये कुछ बेसिक बातें हैं नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड की और बात कर लें तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। कैसा है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एसिड नेचर का है। ऑक्सीडाइजिंग होने का मतलब ये खुद को रिड्यूस करेगा, साथ को ऑक्सीडाइज करेगा। ये खुद रिड्यूस होके +4 +2 या +1 अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट देता है। तो ये हमें समझना है। देखो कैसे समझोगे इस बात को। मान लो मेरे पास है नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं मेटल के साथ, किसके साथ? मेटल के साथ। तो पहला तो ये कि मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, एसिड के साथ मेटल अपना सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा। जैसे जिंक है तो ZnNO3 होल ट्वाइस, सोडियम है तो NaNO3, मतलब नाइट्रेट सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा
अगर नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है या नाइट्रिक एसिड डाइल्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड, तो इस केस में अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो नाइट्रिक एसिड को ज्यादा रिड्यूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, ये सिंपल सा नियम है, जिसकी तरफ लोग ज्यादा उसको ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो अगर नाइट्रिक एसिड ज्यादा है इसका मतलब उससे ज्यादा रिड्यूस होने की जरूरत नहीं है, +4 में ही रह जाएगा। डाइल्यूटेड में दो केस, या तो वो ज्यादा रिड्यूस होके नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा या ज्यादा रिड्यूस होके, कम रिड्यूस होके थोड़ा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दो ऑप्शन, इसको भी ऐसे याद रख लो, अगर मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा रिड्यूस करेगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगर मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, जैसे कॉपर, सिल्वर, लेड, ये सब कम रिड्यूस कर पाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मेटल की रिएक्टिविटी डिसाइड करती है विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक के साथ मेटल की रिएक्टिविटी डिसाइड करती है। अगर इसकी रिएक्शन हम बच्चों करा रहे हैं नॉन मेटल के साथ, किसके साथ? अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल होते हैं अलग तरह से। तो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सो एसिड में। हेलोजन है तो +5, ध्यान रखना, हेलोजन को जब भी कहा गया मैक्सिमम तो +5, क्योंकि सब में इनर्ट पेयर काम करता है। यानी अगर आयोडीन लोगे तो HiO3 बनाएगा +5 वाला। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के एसिड में हमेशा जो गैस इवॉल्व होगी वो होगी NO2 गैस, जो गैस इवॉल्व होगी वो होगी NO2 गैस। कुछ मेटल हैं जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये नाइट्रिक एसिड में पैसिव हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर बना लेते हैं प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। क्या बना लेते हैं? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। हमेशा ध्यान रखो कि किस केस में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, दो मेटल हैं मन मगन, मन यानी मैग्नीज, मगन यानी मैग्नीशियम। तो दो मेटल हैं मन मगन, जिनके साथ अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लिया तो ये नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये एसिड का नॉर्मल धर्म होता है। मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देनी होती है। नाइट्रिक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। अगर नाइट्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट होता तो हाइड्रोजन रिड्यूस होके हमें H2 मिलता। नाइट्रिक के केस में हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, उसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। और अगर मैं इसको Fe+2 और थोड़ा सा मिला दूं H2SO4 तो एक बहुत बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स होता है FeH2O5, जिसमें थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट यूजुअली हम कहते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाती है, विच इज अ ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, विच इज अ ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, भूरे से रंग का एक कॉम्प्लेक्स होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? भूरे छल्ले वाला टेस्ट। तो ये नाइट्रेट आयन का ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। दिस इज द टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, ब्राउन रिंग टेस्ट। समझ पाए? ब्राउन रिंग। तो नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी रिएक्शन 3-4 पेज में रिएक्शन आती है, सारी रिएक्शन को हमने यहां पे समराइज कर दिया है कि कब क्या होगा, क्या बनेगा, क्या सीन होने वाला है। नाइट्रोजन के बाद अगले पे आ जाते हैं फॉस्फोरस के एसिड। फॉस्फोरस में देखो ऐसे ध्यान रखो कि सारे फॉस्फोरस के एसिड टेट्राहेड्रल होते हैं। जो H O से जुड़ा है वो एसिडिक H है। सब में ऐसा एक टेट्राहेड्रल हमेशा मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जो H डायरेक्टली जुड़ा है वो रिड्यूसिंग नेचर का है। जो H डायरेक्टली जुड़ा है वो कैसा है? रिड्यूसिंग एसिड।
देखो एक एक करके स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर मेरे साथ साथ तुम भी ये सारे स्ट्रक्चर बना लो, जैसे मैं यहां पे स्ट्रक्चर, इसीलिए मैं चाहता तो स्ट्रक्चर की फोटो ले आता, कहता ये देखो ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, देखो काम हो गया। बट मैं क्यों सारे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फटाफट क्यों बना रहा हूं, क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं? क्योंकि अगर तुम सारे स्ट्रक्चर एक बार खुद बना लोगे तो सारी बातें याद होंगी। देखो देखना और पेन चलाने में बहुत अंतर है। देखने से अगर तुम 10% सीखते हो, पेन चलाने से तुम 90% सीखते हो। तो अगर तुम इसे भजन की तरह सुन रहे हो ना, कि सुबह सुबह सुन लिया भजन, दिन अच्छा जाएगा, अब दिन अच्छा जाएगा, तो भजन की तरह सुनोगे तो दोपहर तक वो भजन दिमाग से गायब। जितनी भी हमारे अंदर आस्था होती है, भजन करने की शक्ति होती है, वो सुबह सुबह ही निकलती है। दोपहर में आके तो पाप करना शुरू कर देते हैं। जो भी इंसान पुण्य कमाता है वो सुबह या शाम को कमाना चाहता है, दोपहर में तो सब पाप करते हैं। तो अगर भजन की तरह सुनोगे तो वो तो वही काम है, सुबह शाम को सुनोगे, दोपहर में पाप करके गायब कर दोगे। पेन चलाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, चीजें सीखो, लिखो चीजों को, जो सीखा उसे बार बार लिखो। कैसे नहीं याद होगा? हो ही नहीं सकता कि तुम कमजोर हो। एक कहावत है, बहुत बड़े इंसान ने कही है, किसने कहा पता नहीं, लेकिन कहावत है, नो वन इज वीक, देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ पर्सन, वन हु प्रैक्टिस एंड वन हु डोंट। सो नो वन इज वीक, देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ पर्सन, वन हु प्रैक्टिस, वन हु डोंट। नाउ यू चूज योर कैटेगरी, इन विच कैटेगरी यू बिलोंग। सो अगर हमारे पास है H3PO2, एक ऑक्सीजन बचा तो एक ऑक्सीजन OH, बाकी H डायरेक्टली, तो ये रिड्यूसिंग एसिड है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। कौन सा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3, देखो पहले एक डबल बॉन्ड O लगा दो, पहले एक डबल बॉन्ड O लगा दो, और उसके बाद जितने भी वो बचे OH, 3 ऑक्सीजन थे, OH, रिड्यूसिंग एसिड। ज्यादा रिड्यूसिंग कौन है? H3PO2, H3PO2, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। कितने एसिडिक H? 1। कितने एसिडिक H? 2। कितने एसिडिक H? 3। इसका डाइमर, डाइमर के लिए OH हटेगा, तो O से अगर दोनों जुड़ गए, अगर O की मदद से 2 एसिड जुड़ गए, अगर O की मदद से 2 एसिड जुड़ गए, अब जुड़ने के बाद अगर ये वाला सिनेरियो, यानी एक H एक OH, एक H एक OH, फॉर्मूला हो जाएगा इसका डबल माइनस ऑक्सीजन, माइनस H2, H4P2O5, H4P2O5, ये वाला जुड़ा तो बची हुई जगह पे क्या आएगा? OH 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 OH। ऑर्थो के डाइमर को कहा जाता है, अगर पहचानना है तो डबल करो, वाटर हटाओ, डबल करके वाटर हटा दो, ऑर्थो को डबल करो, वाटर हटाओ, पायरो। तो ऑर्थो के डाइमर को कहा जाता है पायरो एसिड, ऑर्थो के डाइमर को कहा जाता है पायरो एसिड, ऑर्थो के पॉलीमर को कहा जाता है मेटा एसिड। तो ये हो गया पायरो एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर, नाम बता देगा तुम्हें, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास फॉस्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट एसिड। एक बहुत खास है, क्योंकि अकेला एसिड है +4 में फॉस्फोरस का, अकेला एसिड है जिसमें फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड है। तो ना ये मैक्सिमम है, ना मैक्सिमम से 2 कम है, ना मैक्सिमम से 4 कम है, ये मैक्सिमम से 1 कम है। तो नाम में देखो क्या लिखते हैं? हाइपो। हाइपो का मतलब कमी और इक का मतलब मैक्सिमम। तो हाइपोफॉस्फोरिक मींस मैक्सिमम वाले से 1 कम, हाइपो के साथ इक लगाया तो इसका मतलब मैक्सिमम वाले से 1 कम। ऐसे अगर हम HPO3N की बात करें तो ये हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सो एसिड से ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। ऑर्थो का डाइमर, डाइमर कैसे बनाएंगे? 2 OH को सामने रखो, H2O भगाओ, डाइमर बन गया। पॉलीमर कैसे बनाओगे? अगल बगल OH 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 सामने रखते जाओ, सारे OH OH सामने से H2O हटाओ, ऑक्सीजन जोड़ो, डाइमर से पॉलीमर बन गया। तो ये हो गए फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड। एक और बात, काम की रिएक्शन है, +1 और +3 वालों को अगर हम
हीट करते हैं तो जितने भी मैक्सिमम में नहीं है वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, जितने भी मैक्सिमम में नहीं है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। किसमें? +5 और -3 में, +5 और -3 में, +5 और -3 में। ये दोनों है फास्फोरस के रिड्यूसिंग एसिड। क्यों? क्योंकि जिन भी एसिड के पास पीएच बॉन्ड होगा वो रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। जिनके पास भी पीएच बॉन्ड होगा उनका नेचर कैसा होगा? रिड्यूसिंग। उनका नेचर कैसा होगा? रिड्यूसिंग। फास्फोरस के बाद अगला आता है सल्फर। सल्फर तो और तबाही मचाएगा, बहुत एसिड बनाता है। जिसकी कैटिनेशन पावर ज्यादा होगी उसके हमेशा एसिड भी ज्यादा होंगे। तो सल्फर क्या तबाही मचाता है? पहले +6 का विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर बच्चों इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। अब समझना, ये लिया और चिपकाया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को, ये लिया और चिपकाया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को। ये लिया और चिपकाया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को। ऐसे ही स्ट्रक्चर याद कर लेना। अगर तुम एक सल्फ्यूरिक एसिड में एक OH को बदल दो परऑक्साइड ऑक्सीजन में, तो इसको बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर तुम 2 सल्फ्यूरिक एसिड में एक परऑक्साइड बॉन्ड लगा दो तो इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अगर तुम सिर्फ OH हटा के जोड़ दो नॉर्मल पायरो, तो इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सो पायरो का सिंपल मतलब है, पायरो का सिंपल मतलब है क्या? एक नॉर्मल एसिड लो, OH आमने सामने करो, 2 स्ट्रक्चर के OH आमने सामने करो, वाटर हटाओ जोड़ दो, वो बन गया पायरो एसिड। वाटर हटाओ जोड़ दो, वो बन जाएगा पायरो एसिड। क्या बन जाएगा? पायरो। अब समझो, ये जो भाई साहब बैठे ना परऑक्सी, इनका नाम होता है कैरोज एसिड। कॉमनली इनको क्या कहते हैं? कैरोज एसिड। ये वाले भाई साहब बड़े वाले, इनका नाम है बड़ा, नाम भी बड़ा है, मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड। ये वाले भाई साहब, इनका भी नाम है ओलियम। इनका एक और नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग, फिर डॉक्टर हैंड राइटिंग ऑन, यस, डॉक्टर हैंड राइटिंग ऑन, यस, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले को जो H2S2O7 है, इसको हम H2SO4, क्योंकि पानी हटाया ना, इसको हम H2SO4 + SO3 भी लिख सकते हैं। तो यानी ओलियम से SO3 की गैसेस निकलती रहती है, SO3 की फ्यूम्स निकलती रहती है। तो जो भी एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें पानी कम कर दिया, वो सारे फ्यूमिंग एसिड कहलाते हैं, फ्यूम से इवॉल्व करते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूमिंग एसिड। सब में ऑक्सीडेशन नंबर +6। सब में ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो ये बात हो गई सल्फर के ऑक्सो एसिड के बारे में। अभी खत्म नहीं हुई बात, इनके एनायन भी तुम्हें पता होने चाहिए। एनायन मतलब 2H+ हटा दो, एनायन का मतलब 2H+ हटा दो। तो ध्यान रखना किसमें परऑक्साइड लिंक है, किसमें नहीं है। अब आओ, सल्फ्यूरिक एसिड को ही लो, सल्फ्यूरिक एसिड को ही लेते हैं, यानी कि सल्फर, एक OH और एक और OH। सल्फ्यूरिक एसिड को ही ले लेते हैं,
समझना, ध्यान से समझना। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में एक डबल बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड एस लगा दिया, सारे जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहे हैं, डबल बॉन्ड एस लगा दिया तो इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक, एस एस बॉन्ड को थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन की तरह ये -2, ये +6, लेकिन जो एवरेज आता है वो +2 आता है, H2H2O3, एवरेज कितना आता है +2। तो ध्यान रखना, थायोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में थायो मतलब सल्फर, सल्फर बॉन्ड। अगर इसके बीच में बहुत सारे सल्फर जोड़ दिए गए डायरेक्टली, तो किनारे वाला हो जाएगा +5 में और बीच वाले सारे हो जाएंगे 0 में, सल्फर सल्फर 0। तो इसको बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड, जैसे मान लो N की वैल्यू 0 है, मान लो N की वैल्यू 0 है तो सिर्फ 2 सल्फर रहेंगे, डाइथायोनिक एसिड। N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू इवन ही चलेगी, N की वैल्यू 2 है, टोटल 4 सल्फर, टेट्राथायोनिक। तो टोटल सल्फर काउंट करके बोलना थायोनिक। समझ पाए? अगर N की वैल्यू 0 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, N-2 का हो तो लिख दूं, हाँ यहां पे मान लो N-2 है। अब N की वैल्यू 2, 4, 6 ऐसे चलता जाएगा मेनली। तो अगर N की टोटल सल्फर एटम 2 है तो डाइथायोनिक, टोटल सल्फर 4 है टेट्राथायोनिक, ऐसे बनते हैं थायोनिक एसिड। ये भी +5 वाला। और आखिरी सल्फर का अकेला एसिड जिसको ना आइसोलेट किया गया है और अकेला एसिड जिसके पास लोन पेयर है, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। मैक्सिमम से 2 कम वाला है इसलिए इसके नाम होता है अस, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, क्लियर बात? तो ये हो गए हमारे सारे सल्फर के ऑक्सो एसिड, जिनमें हमें थोड़ा बहुत समझना है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। इसके मल्टीपर्पज यूज है, मतलब इसके अंदर क्वालिटी ही क्वालिटी है, इसके अंदर अनेकों गुण हैं। ये डिहाइड्रेटिंग भी है, ये हाइड्रोलाइसिस भी करता है, इसका मन के ऊपर है, पानी ले भी सकता है, पानी ऐड भी करवा सकता है। ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, ये चैरिंग भी करता है, ऑक्सीडाइज भी कर देता है, कभी कभी नहीं भी करता है, एसिड की तरह भी काम करता है, डिस्प्लेसमेंट भी करता है। तो बहुत सारे मल्टीपर्पज यूज हैं सल्फर के इस एसिड के। एक और समझ ले हेलोजन के, देन हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। हेलोजन के एसिड है HXO4 +7, HXO3 +5, HXO2 +3, HXO +1। नेमिंग के लिए +5 को मानते हैं मैक्सिमम। हेलिक एसिड, हेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड और परहेलिक एसिड। परहेलिक एसिड, तो हेलोजन के लिए जो मैक्सिमम से 2 ज्यादा वाला उसको पर एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर एसिड। स्ट्रक्चर बात कर लें, 7 बॉन्ड बना लेगा 4 ऑक्सीजन के साथ, ये बन गए 7 बॉन्ड। फिर वही काम, एक एक ऑक्सीजन कम करो, लोन पेयर बढ़ाते जाओ, एक एक ऑक्सीजन कम करो, लोन पेयर बढ़ाते जाओ, सबके सब टेट्राहेड्रल। देखो बोरॉन, कार्बन और सल्फ्यूरस इनको छोड़ दो, बाकी सब, और नाइट्रोजन छोड़ दो, बाकी सब टेट्राहेड्रल। क्या सर, सब तो छुड़वा दी उसके बाद टेट्राहेड्रल बता रहे हो? तो थोड़ा बहुत तो बच्चों मेहनत करनी पड़ती है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक मतलब पूरी केमिस्ट्री में मैं कह सकता हूं अगर पी ब्लॉक को देखो तो सबसे बड़ा चैप्टर है। इतना बड़ा चैप्टर कि एनसीईआरटी को भी इस बात का अंदाजा लग गया, उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। तो पी ब्लॉक देखन में बहुत बड़ा लगे, है सिस्टमैटिक लॉजिकल, ऐसा नहीं है कि बहुत इधर उधर की बातें हैं, थोड़ी बहुत बातें, ज्यादा नहीं है। तो ये हो गए हेलोजन के सारे एसिड, +7 +5 +3 +1। अगर हम बात कर लें ऑक्सो एसिड के बारे में, एक और छोटी सी बात,
तो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अलोंग द पीरियड एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा ऑक्सो एसिड के लिए, डाउन द ग्रुप घटेगा। पॉजिटिव के लिए अलोंग द पीरियड एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप घटेगा। नेगेटिव वाला यानी हाइड्राइड के लिए दोनों डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, उससे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, बोरॉन के अलावा बाकी सब के सब आर्हीनियस एसिड है। आर्हीनियस एसिड मतलब सब H+ देने वाले हैं। बोरॉन अकेला है जो लुविस एसिड बनाता है, OH माइनस लेने वाला। ऑक्सो एसिड को अगर तुम ज्यादा हीट करते हो, डिहाइड्रेट करते हो, जैसे पानी मिलाने पे ऑक्साइड बनता है, तो ऑक्सो एसिड को अगर डिहाइड्रेट करते हो तो वही ऑक्साइड दे देगा जिससे वो बना था, यानी उसी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड दे देगा। क्या दे देगा? उसी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड मिल जाएगा तुम्हें। अब अगली बात करते हैं बच्चों हैलाइड के बारे में। हैलाइड क्या होते हैं? हेलोजन के साथ के कंपाउंड। जैसे इसमें हम, अगर मैं बोरॉन की बात बताऊं, बोरॉन और एल्यूमिनियम के सारे हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। बोरॉन और एल्यूमिनियम के सारे हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो बोरॉन वाला क्या करता है? बारी बारी से हेलोजन एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बन रहा है, बट पाई नेचर का बन रहा है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बैक बॉन्ड कहते हैं। वैसे भी पाई बॉन्ड हमेशा छोटे एटम बेटर बनाते हैं, छोटे एटम पाई बॉन्ड बेटर बनाते हैं। तो पाई नेचर का जब ये कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग या बीबी बॉन्ड, बीबी कहां पे ज्यादा होगी? तो बीबी ज्यादा होगी BF3 में, छोटा है, BCl3 में, BBr3 में और BI3 में। समझ पाए? यानी जैसे जैसे हेलोजन बड़ा होता जाएगा बैक बॉन्डिंग कम होगी। बैक बॉन्डिंग उसके ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, तो बैक बॉन्डिंग उसके लुविस एसिड कैरेक्टर को घटा रहा है, लुविस एसिड कैरेक्टर को घटा रहा है। यानी बोरॉन के हैलाइड में, बोरॉन के हैलाइड में जो बहुत काम की बात है, लुविस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा मिलता है Bi3 में, बोरॉन के आयोडाइड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि कौन सा हैलाइड ज्यादा लुविस एसिडिक है, या बैक बॉन्डिंग कहां पे हो रही है। तो बैक बॉन्डिंग हम यूजुअली तभी देखेंगे इफेक्टिवली जब एक एटम तो सेकंड पीरियड का, जैसे यहां पे बोरॉन कम से कम सेकंड पीरियड का तो बना लेते हैं। इसी के बड़े भाई पे आ जाओ, एल्यूमिनियम पे आ जाओ, कोई भी सेकंड पीरियड का नहीं है, तो बीबी बॉन्डिंग यानी बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं तो एल्यूमिनियम के पास दूसरा सोल्यूशन, कोई बात नहीं, इसने डाई बोरेन से सीखा कि ठीक है तुम मुझे पाई बॉन्ड बनाने नहीं दे रहे हो, मैं बताता हूं। इसने बुलाया अपने जुड़वा भाई को, उससे कहा लो चलो डेटे बॉन्ड बनाओ। तो पाई बॉन्ड इफेक्टिव नहीं था, इसलिए AlCl3 क्या कर गया? डाइमर कर गया। AlCl3 क्या कर गया? डाइमराइज कर गया क्लोरीन के ब्रिज की मदद से। किससे? क्लोरीन की ब्रिज की। क्यों कर गया? क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड के हैं, बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। बोरॉन के सारे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो सबके सब लुविस एसिडिक होते हैं, सबके सब लुविस एसिडिक होते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बन हैलाइड में, तो वो उसमें कुछ खास है नहीं। नाइट्रोजन फैमिली में अगर बात करें, तो NF3 के अलावा बाकी सब अनस्टेबल हैं। NF5 या NX5 बन नहीं सकता है,
क्योंकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 हो नहीं सकती है। फास्फोरस बना सकता है, नीचे वाले बना सकते हैं, बाकी सब बना सकते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली में कुछ ऐसा खास नहीं है जो बताया जाए। हैलाइड के बारे में वही नॉर्मल बातें हैं, +4 +6 में क्या बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। हेलोजन में इंटर हेलोजन कंपाउंड में भी वही नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। वो तुम केमिकल बॉन्डिंग से वेस्पर थ्योरी से जानते हो, वेस्पर थ्योरी से वो बात जानते हो। जो काम की बात हम करने जा रहे हैं वो ये, जो काम की बात करने वाले हैं, कोई भी एटम हो, मान लो AXBY, कोई भी हो, जब भी तुम इसकी हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तुमसे क्योंकि पूछा वही जाएगा, जब भी तुम इसकी हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो मैकेनिज्म तो बहुत बड़ी सी है, पानी अटैक करेगा। सिंपल वर्ड में एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। होगा भाई, होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा। पानी के पास भी एक कैटायन है और एक एनायन है। कैटायन कैटायन एक जैसे लोगों में बनती नहीं है। अगर किसी को दिखे ना कि यार वो भी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट है और मैं भी बहुत स्मार्ट हूं, तो फिर बनेगी नहीं, कंपटीशन हो जाएगा। तो अपोजिट अट्रैक्ट करते, तो कैटायन बुलाएगा AOH- इधर आओ, एनायन बुलाएगा AH+ इधर आओ। तो ये अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, यानी जो कैटायन है, जो कैटायन है वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वो हाइड्रोक्साइड या तो बेस निकलेगा, अगर कैटायन मेटल है तो वो हाइड्रोक्साइड बेस हो जाएगा, अगर कैटायन नॉन मेटल है तो वही हाइड्रोक्साइड ऑक्सो एसिड हो जाएगा। और अगर एनायन को देखो तो एनायन क्या बनाएगा, हाइड्राइड। यूजुअली ये हाइड्राइड गैस के फॉर्म में इवॉल्व होता है, तो ये हमें हमेशा देखना पड़ता है। जैसे देखो, सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं, कैल्शियम नाइट्राइड। सो कैल्शियम नाइट्राइड में कैल्शियम +2 नाइट्रोजन -3। अगर मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करता हूं, कैल्शियम के पास +2 है तो वो 2 OH- आयन को बुलाएगा, आओ। नाइट्रोजन के पास -3 है तो वो 3 H+ आयन को बुलाएगा। तो यानी किसी भी नाइट्राइड की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अमोनिया गैस मिलेगी, किसी भी नाइट्राइड की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अमोनिया गैस मिलेगी। मान लो मेरे पास BCl3 है, +3 -1, पानी दिया, +3 वाला 3 OH ले लेगा, -1 वाला 1 H ले लेगा, तो यहां पे मुझे HCl गैस मिलेगी। और क्या मिलेगा, बोरिक एसिड। BOH होल साइड बेसिकली क्या है, तो नॉन मेटल हो तो उसको अच्छे से बोरिक एसिड की तरह से लिख दो, नॉन मेटल हो किससे लिख दो, एसिड की तरह। जैसे मान लो मेरे पास PCl5 है, +5 -1, इसकी मैंने की हाइड्रोलाइसिस। तो बोरिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस। PCl5 में +5 वाला 5 OH ले लेगा और माइनस वाला 1 H ले लेगा। अब यहां देखो, फास्फोरस नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को हाइड्रोक्साइड की तरह से ना लिखो, इसको बेटर है कि +5 वाले एसिड की तरह लिख दो, +5 वाले एसिड की तरह लिख दो। तो हाइड्रोक्साइड जो बना, अगर मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो उसको ऐसे ही रहने दो, बट अगर नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो उसको ऑक्सो एसिड में बदल दो। अगर नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो उसको ऑक्सो एसिड में बदल दो, तो फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे तो मजा आएगा। सारे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, चाहे वो आयोनिक कंपाउंड की हो, चाहे वो नॉन आयोनिक कोवेलेंट कंपाउंड की हो, सबका तरीका सेम है। समझ पाए, सबका तरीका सेम है। काम की और बात क्या है, कार्बन का हैलाइड और सल्फर का हैलाइड, इन दोनों की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है। इन दोनों की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है। इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है जहां पे ये हमला ले सके वाटर से। तो कार्बन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए नहीं हो पाती है। और सल्फर के पास बहुत ज्यादा घेराबंदी है, इसके आसपास सारे फ्लोरीन बंदूक लेके खड़े कि पानी के आते ही भगा देंगे, हिम्मत भी नहीं है उस पानी की उस गली में भटकने की। सल्फर को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, Z लेवल की सिक्योरिटी S को मिली है, Z लेवल की सिक्योरिटी S को मिली है। तो यहां भी बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ये दो हैलाइड हैं बहुत खास,
जिनके पास नहीं है पानी के आने की कोई आस। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे बिना किए कोई बकवास। तो अब बात करते हैं बच्चों बोरॉन फैमिली की। बोरॉन फैमिली में मतलब देखो पी ब्लॉक खत्म है, ठीक है, पी ब्लॉक खत्म इस सेल में कि अब तुम्हें थोड़ी बहुत रिएक्शन जरूर याद रखनी है। वो मैं कहूंगा कि अगर एनसीआर, क्योंकि रिएक्शन समझाऊंगा, समझा तो दूंगा, बट इतने कम समय में तुम सारी रिएक्शन समझ नहीं पाओगे, समझ भी गए तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये कि जो भी अब रिएक्शन वाली बातें बची है, एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शन है कम से कम उतनों को याद कर लो। जैसे नाइट्रिक एसिड की हमने समझी, थोड़ी बहुत और है, अमोनिया की रिएक्शन होगी, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी लेवल की रिएक्शन समझो। मैं हर एक फैमिली में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता के आगे बढ़ेंगे। बोरॉन फैमिली में एक होता है बोरेक्स। बोरेक्स बेसिकली होता है Na2B4O7 .10H2। क्योंकि देखो डाइबोरेन के बारे में जो काम की बात थी हमने पढ़ ली, वो बनाना बॉन्ड। जो बोरॉन के हैलाइड के बारे में वो भी पढ़ ली, हाइड्रोलाइसिस होके क्या देगा, बैक बॉन्डिंग, ये सारी बातें। और जो बोरॉन का एसिड था वो भी पढ़ लिया। तो बोरॉन फैमिली में सिर्फ बोरेक्स बचता है, बाकी इनके यूजेस बचते हैं। तो बोरेक्स के बारे में क्या बात है कि अगर इसको पानी में मिलाओगे तो पानी का सोल्यूशन बेसिक होता है, और अगर तुम बोरेक्स को गर्म करते हो तो पहले ये रोटी की तरह फूल जाता है अपना पानी इवॉल्व करके। तो पहले ये सारा का सारा पानी इवॉल्व कर देता है, और अगर तुम और ज्यादा गर्म करते हो तो ये सोडियम मेटाबोलेट और बोरिक एनहाइड्राइड देता है। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम मेटाबोलेट, सोडियम मेटाबोलेट। और ये शीशे की तरह पारदर्शी, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट, ग्लासी सा मटेरियल होता है। तो दिस इज ट्रांसपेरेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज बोरेक्स बीड। क्या कहते हैं? बोरेक्स बीड। क्या कहते हैं? बोरेक्स बीड कहते हैं। और अगर तुम इस बोरेक्स बीड में, इसका कोई काम नहीं है, ये बना है इसलिए है, तो कुछ ऐसे होते हैं ना जो बस है तो है, उनका कोई पर्पस नहीं है। तो इस B2O3 का भी कोई पर्पस नहीं है। पर्पस किसका? मेटाबोलेट का। तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट+2, या कोई भी ऐसा मेटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कभी भी पूछा जाए ना इनमें से कौन बोरेक्स बीड टेस्ट देगा, मेटल ढूंढो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मेनली ट्रांजिशन मेटल। तो वो सोडियम को डिस्प्लेस करके अपना मेटाबोलेट सॉल्ट बनाते हैं। तो बोरेक्स बीड में कलर क्यों आता है? बोरेक्स बीड में कलर क्यों आता है? मेटाबोलेट सॉल्ट की वजह से। बोरेक्स बीड टेस्ट किस लिए दिया जाता है? मेटाबोलेट, BO2- इज कॉल्ड एज मेटाबोलेट आयन। BO2- को बोलते हैं मेटाबोलेट आयन, और इसका रंग होता है नीला नीला नीला, ब्लू ब्लू ब्लू। सबकी बोरेक्स बीड का कलर अलग अलग होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। क्या कहते हैं? बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बोरेक्स के बारे में तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए। कार्बन फैमिली में आते हैं। कार्बन फैमिली में थोड़ी बहुत बातें हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइक दिस इज हैविंग अ रिड्यूसिंग नेचर। मेटलर्जी में देखा है कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करते हुए। न्यूट्रल है, ये लाइगेंड की तरह काम करता है। मेटल कार्बोनिल सिनर्जिक बॉन्ड, याद है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लाइगेंड की तरह बिहेव करता है। न्यूट्रल है तो और कोई खास काम करता है, बट लाइगेंड की तरह ये ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, आयरन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है, लगभग 300 टाइम स्ट्रॉन्गर देन आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो आयरन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, एंड दैट्स वाई ये खून में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और मृत्यु तक हो सकती है। टॉक्सिक गैस है। कैसी गैस है? टॉक्सिक, पॉइजनस। CO2 की अगर मैं थोड़ी बहुत बात कर लूं इसी के साथ, देखो CO2 की सारी रिएक्शन में तुम्हें समझा चुका हूं। CO2 कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे धक्का देके भगा देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक को धक्का देके भगा देगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग को धक्का देके भगा देगा।
कार्बोनेट सॉल्ट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट धक्का खाने के बाद CO2 गैस देते हैं। गर्म करना, ठंडा करना, CO2 मिलाना, क्या होता है क्या नहीं वो बता चुका हूं। तो CO2 का जो रिएक्शन है वो एसिडिक है, एसिडिक नेचर। सॉलिड फॉर्म में क्योंकि ये सीधे सबलाइम होता है तो इसको कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर, हॉटनेस बढ़ा रहा है, हाय गर्मी, तो ये गर्मी बढ़ा रहा है। ये सन से आने वाली रेस को आने तो देता है, जाने नहीं देता। कहता आ तो अपनी मर्जी से गए हो, जाओगे हमरा मर्जी से। तो ग्लोबल वार्मिंग को रिस्पॉन्सिबल गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। सिलिकॉन का ऑक्साइड सिलिका, सिलिकॉन के सारे कंपाउंड पॉलीमरिक हैं, सारे कंपाउंड टेट्राहेड्रल हैं। तो सिलिकॉन ऑक्साइड भी अनलाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस ना होके सॉलिड है, गैस ना होके सॉलिड है। क्यों? क्योंकि पॉलीमरिक है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि पॉलीमरिक है। सारे सिलिकॉन के कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एसिडिक होता है सिलिका, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, पॉलीमरिक है इसलिए सॉलिड है। जबकि CO2 गैस है, CO2 में पाई बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं, सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एसिडिक होते हुए भी ये एक एसिड से रिएक्शन कर जाता है। एसिडिक होते हुए भी एक एसिड से रिएक्शन करता है बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये HF से रिएक्शन करता है, इसलिए नहीं क्योंकि HF स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट, जहां पे फ्लोरीन सिलिकॉन को डिस्प्लेस कर रहा है और इस वजह से HF को हम ग्लास बॉटलों में नहीं रख सकते। HF को बच्चों हम लोग ग्लास की बॉटल में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि HF ग्लास में सिलिका होता है, उससे रिएक्ट कर जाएगा, भगा देगा, गैस लीक हो जाएगा। F- की वजह से फ्लोरीन बहुत खतरनाक है। सिलिकॉन का जो सॉल्ट होता है उसको बोलते हैं सिलिकेट। सिलिकेट भी पॉलीमरिक होते हैं, सिलिकेट्स आर ऑल्सो पॉलीमरिक। इसमें बहुत डिटेल है लेकिन नीट में किसी काम की नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट सॉल्ट्स को जियोलाइट्स कहा जाता है, जो शेप सेलेक्टिव के काम करते हैं, अपनी शेप के बेसिस पर काम करते हैं। ये वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है। जियोलाइट आर यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग। प्लस जियोलाइट में एक पर्टिकुलर जियोलाइट ZSM5 होता है, ये याद रखना, जो इथेनॉल को आर्टिफिशियल पेट्रोल में बदल देता है। इथेनॉल को आर्टिफिशियल पेट्रोल में बदल देता है। सो ZSM5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जियोलाइट which converts ethanol into artificial petrol, ethanol into artificial petrol। और सिलिकॉन में एक और कंपाउंड है सिलिकॉन में जिसे सिलिकॉन बोलते हैं, which are polymeric compound again, जिसमें कुछ कार्बन चेन होती है और कुछ OH होते हैं। तो उनकी वजह से वो पॉलीमर बना लेते हैं और इस पॉलीमर की वजह से इनमें हाइड्रोफोबिक एक्शन आ जाता है, इनमें इनर्टनेस आ जाती है। तो जो तुमने फोन उनके कवर देखे ना, वो सिलिकॉन के होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं। जो बॉडी में इंप्लांट करते हैं सिलिकॉन इंप्लांट होता है, तो यही मटेरियल होते हैं। ये मटेरियल बेसिकली RnSiOH4- के पॉलीमर होते हैं। इसमें अलग है 3 कैटेगरी है, तीनों एल्काइल चेन, एक OH, तो ये एक ही OH पॉलीमर की तरफ जा पाएगा, डाइमर बनेगा। 2 OH, तो ये लेफ्ट राइट चेन बना सकता है, तो ये एक लीनियर चेन पॉलीमर बन जाएगा, जो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा है। या फिर 3 OH अगर लगे हैं,
3 OH लगे हैं तो ये 3 तरफ यानी ब्रांच्ड पॉलीमर बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ब्रांच्ड पॉलीमर। समझ पाए बात? अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, थोड़ी बहुत रिएक्शन नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले जो समझना है दैट इज अबाउट अमोनियम सॉल्ट। अगर किसी भी अमोनियम सॉल्ट को गर्म करोगे तो अमोनिया क्या मिलेगा? अमोनिया। क्या मिलेगा? अमोनिया। अगर साथ में NO3 माइनस, NO2 माइनस या Cr2O7 विच इज ऑरेंज कलर, ये एनायन है, यानी अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम डाइक्रोमेट, 3 कंपाउंड। कितने? 3। तो ये बनने वाली अमोनिया को सब ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो बनने वाली अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देंगे या तो नाइट्रस ऑक्साइड में, या नाइट्रोजन गैस में, या नाइट्रोजन गैस में, और खुद भी उसी अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाएंगे ग्रीन कलर में। खुद भी उसी अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाएंगे। समझ पाए? तो इस एक अकेले अमोनियम सॉल्ट से हम नाइट्रोजन भी बना सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी बना सकते हैं, अमोनिया भी बना सकते हैं। कोई भी अजाइड आयन है, ये भी गर्म करके देते हैं नाइट्रोजन गैस, जो बहुत प्योर फॉर्म में मिलती है। तो मेटल अजाइड से गर्म करके हम नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया की कॉमन रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। एक है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर डबल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि ये ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ट्रांजिशन मेटल के साथ अपने ऑक्सीडेशन नंबर के डबल का कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व कर लेता है। जैसे कॉपर के साथ इसका कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का होता है, सिल्वर के साथ इसका कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है। लेकिन हर बार कॉम्प्लेक्स में जो अमोनिया होंगे वो डबल होंगे ऑक्सीडेशन नंबर से। तो यहां पे ये ट्रिक काम आती है कि जब कॉम्प्लेक्सेशन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का डबल हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नाइट्रोजन फैमिली में जो तुम्हें पता हो तो अच्छी बात है। बाकी बातें हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आते हैं ऑक्सीजन फैमिली में। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है और साथ में ऑक्सीडाइज होने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में यूजुअली एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। तो अगर साथ में वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो गर्म करने पे ऑक्सीजन गैस देगा। KMnO4 अकेला गर्म करो ऑक्सीजन गैस, K2Cr2 अकेला गर्म करो ऑक्सीजन गैस, ओजोन को अकेला गर्म करो ऑक्सीजन गैस। जो लेस रिएक्टिव मेटल है, इनके भी अगर ऑक्साइड को गर्म करते हो, सिल्वर मरकरी सबको, तो ये भी दे देंगे ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस बनाने के कुछ तरीके हैं। ओजोन गर्म करने पे ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है, सो ओजोन इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादातर ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। एक ही ब्लीचिंग एजेंट है जो रिड्यूसिंग है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होता है। तो ऑक्सीजन फैमिली में रिएक्शन के अलावा ये कुछ जनरल बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें पता होना चाहिए। हेलोजन फैमिली में अगर बात करता हूं, हेलोजन फैमिली में, तो हेलोजन फैमिली के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट बात है हेलोजन फैमिली में रिएक्शंस में, पहला तो ये कि जब भी हम Cl- है,
इसको अलग अलग चीजों से ऑक्सीडाइज करके, जैसे एयर प्लस कॉपर सॉल्ट, एयर प्लस क्यू प्लस क्लोराइड, जिसको बोलते हैं डेकन्स प्रोसेस, MnO2, KMnO4, ओजोन, बहुत सारी, इवन करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिलता है क्लोरीन गैस। ज्यादातर क्लोरीन बनाने की मेथड ये है। अगली बात, ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिड्यूस होने की शक्ति। ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिड्यूस होने की शक्ति। तो क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन में है, और रिड्यूसिंग पावर उल्टा चलेगा आयन में। रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा I- में। जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा उसका SRP भी ज्यादा। तो SRP यानी रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड भी ये है। F2Cl Br तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है आयंस को। F2Cl Br I- तीनों को डिस्प्लेस करेगा। Cl2 Br और I- को करेगा। Br2 सिर्फ I- को करेगा। I2 किसी को नहीं कर पाएगा। तो एनायन को डिस्प्लेस करने के लिए चाहिए ऑक्सीडाइजिंग। इन सबको ऑक्सीडाइज करना होगा ना -1 से, -1 से हायर स्टेट में ऑक्सीडाइज करना होगा। तो किसी भी एनायन को, किसी भी आयन को अगर तुम्हें डिस्प्लेस करना तो ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए चाहिए ऑक्सीडाइजिंग पावर। फ्लोरीन सारे हेलोजन आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कोई भी हेलोजन अपने नीचे वाले जो ग्रुप में उससे नीचे आते हैं उन एनायंस को डिस्प्लेस कर सकता है, उन एनायंस को भगा सकता है। और एक्स्ट्रा बात में कि अगर तुम्हारे पास कोई भी हेलोजन है, क्या है, कोई भी हेलोजन है और मीडियम है बेसिक, कोई भी हेलोजन है और मीडियम है बेसिक, तो इसमें हेलोजन का होता है डिस्प्रपोर्शनेशन। यही ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है। क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। प्रपोर्शनेशन, हेलोजन का रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ -1, तो रिड्यूस होके तो X माइनस देगा, लेकिन ऑक्सीडाइज जब होगा तो या तो वो +1 में जा सकता है या मैक्सिमम +5 में जा सकता है। यानी या तो हाइपोहेलाइट आयन बनेगा या हेलेट आयन बनेगा। अगर OH- बेस वीक है तो +1 में ही ले जाएगा, ज्यादा नहीं ले जा पाएगा। बेस अगर स्ट्रांग है तो ज्यादा ले जाएगा। सिंपल सा फंडा। रिड्यूस होने के लिए तो देखो एक ही ऑप्शन है -1, ऑक्सीडाइज होने के लिए 2 ऑप्शन है। तो इट डिपेंड्स कि अगर बेसिक मीडियम स्ट्रांग है ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, बेसिक मीडियम अगर वीक है कम ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे जब स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो वो देता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक आ गया -1, एक आ गया +1 में, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम नहीं है। और इसी मिक्सचर को हम ऐसे भी दिखाते हैं। इसमें भी क्लोरीन 2 फॉर्म में, विच इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग एक्शन इज मेनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग एक्शन इज मेनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। नोबल गैसेस में तुम्हें बच्चों क्या क्या ध्यान रखना है? नोबल गैसेस में तुम्हें उनके यूजेस ध्यान रखने हैं। मेनली हीलियम का यूज बलून्स में करते हैं, हल्की होती, नॉन फ्लेमेबल होती है। नियॉन का यूज नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब में करते हैं, अलग अलग कलर देता है अलग अलग वोल्टेज लगाने पे। आर्गन का यूज इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में करते हैं, और अलग अलग कंपाउंड के स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं वेस्पर थ्योरी से। सिर्फ XeF6 का स्ट्रक्चर बनता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जिसमें लोन पेयर एक्सियल पोजीशन के फ्लोरीन के बगल में ही खड़ा रहना चाहता है। तो ये 7 वाली ज्योमेट्री में नहीं जा पाता है, ये 6 वाली ज्योमेट्री में ही रह जाता है। इसको हम केप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। बाकी जो बातें हैं वो सिमिलर सी हैं। स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या हाइड्रोलाइसिस पे क्वेश्चन आते हैं, वो भी सिमिलर है। जैसे अगर तुम XeF6 की हाइड्रोलाइसिस करोगे
तो +6 वाला धीरे धीरे +6 के ही ऑक्साइड में बदल जाएगा। +6 वाला धीरे धीरे +6 के ही ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब बच्चों देख लेते थोड़े बहुत क्वेश्चन, ठीक है। इन विच ऑफ द कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे हमें सिंपल सा देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर की बात है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहां पे आएगा 4 -4 -2 आ जाएगा, -3 -1/3 NH2OH में आएगा ये +2 -2 +1 -1। सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे कम है -3, सबसे ज्यादा है -1/3। बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे। पी ब्लॉक के एनसीईआरटी देखो, बहुत बेसिक से। नाइट्रोजन N2 बनाता है, फास्फोरस P2 नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस में p-pi बॉन्डिंग वीक है। फास्फोरस में p-pi बॉन्डिंग वीक है। बेसिक कैरेक्टर हाइड्राइड, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर घटता है। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर घटता है। यूरिया की रिएक्शन वाटर के साथ, यूरिया है NH2CO NH2। एसिड अमाइड में याद है, एसिड अमाइड में जब भी पानी मिलाओगे क्या बनेगा? एसिड अमाइड बेसिकली अमोनियम कार्बोनेट है। तो यूरिया की रिएक्शन अगर वाटर से होगी तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट हीट होके अमोनिया ही देगा, ये बन गया अमोनिया। और ये रिएक्शन कॉपर +2 के साथ ब्लू कलर का सोल्यूशन अगर बन रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। अमोनिया वहां पे काम करता है एज अ लाइगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, जाना माना, फेमस कॉम्प्लेक्स है। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा जाता है, यहां भी पढ़ा जाता है। तो अमोनिया की रिएक्शन जब कॉपर सोल्यूशन में होगी, ऑक्सीडेशन नंबर से डबल का, ऑक्सीडेशन नंबर से डबल का कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉपर को गर्म करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्या बनेगा? नाइट्रेट बनना तो तय है। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कोई भी मेटल हो NO2 गैस ही देगा। देख रहे हो? बात याद कर लो, समझ लो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें ज्यादा समय लगे। यही तो खूबसूरती है इनऑर्गेनिक की। जिंक की रिएक्शन हाइड्रोजन से होती तो H2SO4 मिलता है, HCl से होती तो H2SO4 मिलता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या मिलते हैं? नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन जल्दी रिड्यूस होना चाहता है। नाइट्रोजन जल्दी रिड्यूस होना चाहता है। X की रिएक्शन H2O से हुई, रॉटन फिश। Y की रिएक्शन इससे हुई। यहीं से पता चल रहा है, यहीं से पता चल रहा है कि जो भी कंपाउंड है वो P वाला है, P वाला है, फास्फोरस। हाइड्रोलाइसिस करने पे ये -3 H+ लेगा, PH3 देगा। सॉरी, PH3 की स्मेल होती है रॉटन फिश जैसी। यानी जो कंपाउंड Y है वो फॉस्फीन है और जो X है वो कैल्शियम फॉस्फाइड है। X है वो कैल्शियम फॉस्फाइड है। तो ऐसे ही बच्चों थोड़े बहुत PYQ की प्रैक्टिस करो। अगर अभी भी लगता है कि पी ब्लॉक में कुछ क्वेश्चन अटक रहे हैं तो एक बार फटाफट एनसीईआरटी को रीड कर डालो पी ब्लॉक की। देखो अभी तक नहीं किया है तो थोड़ा तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुमने पढ़ रखा है तो आई थिंक इस रिवीजन के बाद तुम्हें पी ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कवर कर ली है। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहो बच्चों, धूम मचाते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल।